नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग करने वाले हैं यूजी लैंग्वेज हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चंस जो आपके पीवाईक्यू हैं, आपके पिछले सालों में जो पूछे गए हैं उन पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, बढ़िया से सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और उसका जो एक्सप्लेनेशन है उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ और वो सूचना ये है कि हमारा मालवी एकेडमी आपके लिए एक क्रैश कोर्स लेके आया है। बचे हुए लास्ट 40 दिनों में आप कैसे तैयारी करें, ये उन बच्चों के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जो अभी तक अपने 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में थे और जिनके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाया पढ़ाई के लिए। तो अब आपके पास समय है, आप इतने ही टाइम में, कम समय में ही आप क्रैश कोर्स के ज़रिए अपना पूरा सिलेबस एक बार देख सकते हैं। जिन बच्चों का बैकलॉग लगा है या जिनको जिन्होंने पहले शुरुआत नहीं की है, नहीं पढ़ाई कर पाई है, तो अभी भी आपके पास मौका है, आप पढ़ सकते हैं। और अगर 18 मार्च से पहले अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं हमारे क्रैश कोर्स को तो आपको 10% की उसमें छूट भी मिल जाएगी। चलिए, तो ये रही सूचना और बाकी आज हम जो जिस काम के लिए यहाँ पे हैं वो हम लोग करेंगे। और हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो टॉप 100 पीवाईक्यू हम लोग करने वाले हैं। जो पिछले सालों में प्रश्न आए हैं वहीं से प्रश्न, जो ज़्यादा ज़रूरी प्रश्न है, बार बार पूछे जा रहे हैं, उनको हमने इसमें सम्मिलित किया है और हम उन पे बातचीत कर रहे हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले हमारे यहाँ तो प्रश्न जो आते हैं वो अपठित गद्यांश या अपठित पद्यांश से प्रश्न आते हैं। गद्यांश क्या होता है, तो गद्य का अंश होता है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से इस बात को। और पद्यांश क्या होता है, तो पद्य का अंश होता है, यानी कविता का अंश होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला जो प्रश्न आपको मिलेगा 2024 से हमने इसको उठा के यहाँ पे रखा है, ये आपका पद्यांश है जिसमें कविता का एक अंश आपके सामने रखा हुआ है और यहाँ से आपके प्रश्न पूछे गए हैं और उन प्रश्नों का हमको उत्तर देना होता है। ठीक है, तो ये आप जानते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं, उनकी कविता है एक राम की शक्ति पूजा। आप लोगों ने शायद नाम भी सुना होगा। ठीक है, राम की शक्ति पूजा। तो वहाँ से ये पंक्तियाँ उठाई गई हैं, वहाँ से प्रसंग उठाया गया है। चलिए हम लोग पहले इसको पढ़ते हैं। हमारा तरीका क्या होता है, चाहे अपठित गद्यांश हो चाहे अपठित पद्यांश हो, तरीका होता है पहले हम उसको पढ़ेंगे, इसके बाद हम प्रश्नों पे जाएंगे और प्रश्नों का जो भी सही उत्तर है हम इसमें से खोज के उसमें देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लिखा क्या है कि आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर, तुम बरो विजय संयत प्राणों पर, संयत है यहाँ पे। ठीक है, प्राणों पर। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक ना सिद्धि हो। रघुनंदन तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक। अब देखिए इन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा आपको यहाँ देखते जाना है कि कौन कौन से इन्फॉर्मेशन दी गई है भाई, कि महावाहिनी के नायक कौन है, लक्ष्मण जी हैं। और आगे पढ़ते हैं, मध्य भाग में अंगद, दक्षिण क्षेत्र सहायक, मैं भल्ल सैन्य। ठीक है, ये भल्ल सैन्य कौन थे, यहाँ पे भालुओं के सेनापति जो हैं वाम पार्श्व में हनुमान। ठीक है, ये यही सब पूछेगा अभी जब हम प्रश्नों पे आएंगे। नल नील और छोटे कपिगण, उनके प्रधान सुग्रीव, विभीषण, अन्य यूथपति, और सभा समय आएंगे रक्षा हेतु, वहां भी होगा भय। ठीक है, तो ये पूरा आपका लिखा हुआ है। अब इसमें हम देखेंगे, अब इसके प्रश्नों पे हम लोग चलेंगे और प्रश्न पढ़ के फिर वापस हमको पद्यांश पे जाना होता है, वहां से हमको उत्तर देखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है पद्यांश किसे संबोधित किया गया है, तो राम की शक्ति पूजा में आप जानते हैं जो ये जो प्रसंग आया है जिसमें कहा गया है कि आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर, अगर राम अशुद्ध होके भी परास्त कर सकता है तो तुम शुद्ध होके क्यों नहीं। तो ये राम के लिए कहा गया है, बिल्कुल ये आपका जो इसमें सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कि राम जी को, भगवान राम को यहाँ पे संबोधित करते हुए कहा गया है कि भाई आप निराश मत होइए, आपकी विजय होगी, है ना। और इतने सारे जो सेनापति हैं वो आपके सहायक हैं। ठीक है, तो राम जी को संबोधित किया गया है, नहीं, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है कि पद्यांश के अनुसार रघुनंदन का आशय राम से है, तो बिल्कुल सही बात है ये, है ना।
रघुकुल के नंदन, रघुनंदन यानी भगवान राम। तो ये वाली बात आपकी सही हो गई। इसके बाद हम लोग आते हैं, लिखा है कथन सेकंड आपका लिखा है क्या लिखा है कि महावाहिनी के नायक सुग्रीव हैं। इसमें लिखा है कि महावाहिनी के नायक सुग्रीव हैं। अब हमको क्या करना है कि अपना बहुत ज्यादा दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है। हमको करना क्या है कि अपने पद्यांश पे वापस लौट जाना है और इसमें खोजना है, क्योंकि हमको गलती बेटा नहीं करनी है। ठीक है, हमको चीजों को सही से लिखना है। तो देखिए इसमें महावाहिनी के नायक कौन है, तो देखिए यहाँ पे तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक मध्य भाग में। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक। उसमें तो अलग ही लिखा है कि सुग्रीव है, तो हमको पता चल गया कि सुग्रीव जी नहीं है भाई, लक्ष्मण जी हैं। तो यहाँ यानी जो सेकंड जो हमारा कथन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन पहला तो सही था कि रघुनंदन कौन है, तो राम है, तो ये तो सही है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है, तो हमको ये देखिए ये वाला 2 होगा। हाँ, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। ठीक है, तो ये सी जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन यही वाला आपका लिखा है कि कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 जो है वो गलत है। तो हम लोग इसके बाद आगे बढ़ेंगे और क्या प्रश्न दिया है कि दृढ़ आराधन से क्या तात्पर्य है। सबसे पहले आपका आ रहा है कि दृढ़ आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर। तो क्या मतलब है इसका, तो ए लिखा है कि हठ योग, ऑप्शन बी में आपका लिखा है कठिन साधना, ऑप्शन सी में लिखा है सगुण भक्ति और ऑप्शन डी में लिखा है वज्रयान, है ना। तो उनको जो बताया गया रामचंद्र जी को कि दृढ़ आराधन से 2 उत्तर, तो दृढ़ आराधन का यहाँ पे जो तात्पर्य था वो था भाई कठिन साधना का, कि राम की शंकर जी की तपस्या करके उनको प्रसन्न करके रावण ने उनको अपने वश में कर लिया भाई, शक्ति को अपने वश में कर लिया, महामाया को अपने वश में कर लिया। अब आप कुछ ऐसा करिए, आप ऐसी कठिन तपस्या करिए कि शक्ति आपके वश में हो जाए, है ना। शक्ति की पूजा पर ही पूरी कविता है निराला जी की, कि शक्ति को कैसे उन्होंने अपने मना के अपने बस में रावण ने कर लिया है। अगर आप उससे दुगनी तपस्या करेंगे, आप उनसे दुगना जो है परिश्रम करेंगे, कठोर जो है ना, साधना करेंगे, तो देवी आपके वश में हो जाएंगी, शक्ति आपके हाथों में आ जाएगी। तो यही है, तो कठिन साधना यहाँ पे दृढ़ आराधन का मतलब है, यानी आपका यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही माना जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आपने जो व्याकरण पढ़ी है वहां से भी प्रश्न आपके आ जाते हैं, इसमें पूछ लिया जाता है। अब भय का आप खोजने के लिए पैराग्राफ में तो नहीं जाएंगे कि भय का बताइए विलोम शब्द क्या है, ये आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। कहाँ से, जहाँ आपने हिंदी व्याकरण में विलोम शब्द पढ़ा है वहीं से आपको अपने तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि भाई भय का विलोम क्या होता है। तो आप जानते हैं भय का विलोम क्या हो जाता है, निर्भय हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका जो बी ऑप्शन है वो हम लोग सही मानते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद हमारा इससे जो 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें क्या पूछ रहा है भाई कि निम्नलिखित में से शक्ति शब्द के पर्यायवाची नहीं है। अब शक्ति का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए कौन सा नहीं है जी। तो ऑप्शन ए में बल लिखा है, ऑप्शन बी में उग्र लिखा है, ऑप्शन सी में सामर्थ्य लिखा है और ऑप्शन डी में अक्षय लिखा है और ई में ताकत लिखा है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बताइए। जो नहीं है केवल आपको वो बताना है ना। तो आप जानते हैं बल तो शक्ति होती है, सामर्थ्य भी शक्ति होती है, ताकत भी शक्ति होती है, यानी ए सी और ई तो हो नहीं सकते। इसके अलावा आपका बी और डी बच रहा है, तो बी और डी किसी में है, बिल्कुल हमको ऑप्शन ए में यहाँ पे मिल जाता है कि बी और डी, और यही हमारा क्या है, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट आपका दिया है कि प्रस्तुत पद्यांश में भल्ले सैन्य का संबंध है। जो भल्ले सैन्य है उनका संबंध किससे है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में लिखा है कपिगण से, ऑप्शन बी में लिखा है सुग्रीव से, ऑप्शन सी में लिखा है भालुओं के सेना नायक जामवंत से और ऑप्शन डी में लिखा है रघुनंदन से। तो भालुओं के सेनापति कौन थे, तो भाई भालुओं के सेनापति जामवंत जी थे, और यही आप जब उसमें गद्यांश में पढ़ेंगे तो यही आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन करने होते हैं, चाहे गद्यांश के क्वेश्चन आए चाहे पद्यांश के। अभी हमको ये हम पद्यांश का कर रहे हैं, लेकिन गद्यांश भी हमको अभी मिलेगा, तो उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, तो उसका भी हम लोग करेंगे। ठीक है।
तो आगे बढ़ा जाए भाई। चलिए अब हमारे व्याकरण जो प्रश्न है वो आपके सामने आ जाते हैं। बहुत सरल सरल से प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाते हैं। आपने तो पूरा सिलेबस एकदम डिटेल में पढ़ रखा है, तो आपको समस्या नहीं आने वाली है, ये मान के आप चलिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने आया दोस्तों, देखिए कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे भाई खाली स्थान लिखा हुआ है कि इसमें भरिए कि उसे हम क्या कहते हैं। तो हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जितने भी विकारी शब्द होते हैं आपके, चाहे वो संज्ञा हो, इसको थोड़ा पहले पेन को छोटा किया जाए भाई, है ना, हाँ ठीक है ना। हमने आपको बताया था कि संज्ञा शब्द कौन कौन से, अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। तो संज्ञा होता है भाई, सर्वनाम होता है और विशेषण होता है और क्रिया होता है, सबको हमने आपको बताया था। फिर हमने बताया था कि जो सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं, बताइए। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं इन दोनों की, उनको हम क्या कहते हैं। हम आपको अच्छे से बता चुके हैं कि इनको हम विशेषण शब्द कहते हैं। फिर ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो प्रविशेषण कहते हैं। बताया था मैंने, ये आपके दिमाग में चीजें आ रही होंगी। और फिर एक आपका जो चौथा विकारी शब्द आता है वो क्रिया है, और क्रिया की जो विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ देखिए प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि बताइए जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण हमको सी ऑप्शन में यहाँ पे मिल रहा है, तो इसी को हम लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका विशेषण वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि जिस शब्द में किसी काम का करना अथवा होना पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो ये परिभाषा हमने सीधे सीधे एकदम इसी रूप में पढ़ी है कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ये परिभाषा आपने कई बार सुनी होगी, बचपन से सुनी होगी। तो क्रिया कहते हैं, तो डी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे लगा देंगे और यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बताइए, ठीक है ना। तो परिभाषा है ये, आप जानते हैं इसको अच्छे से, यहाँ कोई समस्या होगी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में से अव्यंतर का विलोम बताइए। अव्यंतर यहाँ पे शब्द लिखा है, इसका आपको विलोम शब्द बताना है। तो देखिए यहाँ लिखा है ऑप्शन ए में लिखा है अभिअंतर, विलोम पूछा है आपसे, ठीक। ऑप्शन बी में लिखा है आसक्त, ऑप्शन सी में लिखा है बहिर्मुख और ऑप्शन डी में लिखा है वाह्य। जो बहिर्मुख है वो किसका होता है, अंतर्मुख का होता है, ठीक है, अंतर्मुख जो है उसका होता है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अव्यंतर का जो विलोम शब्द होता है वो क्या हो जाता है, वाह्य, ठीक है। अव्यंतर अंदर का, वाह्य यानी बाहर का, ठीक है। तो ये हो जाता है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वाह्य इसका ये हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पूछ रहा है कार्यालयी पत्र लेखन में संबोधन के अधोलेख के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो अधोलेख में हम लोग कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, बताइए। कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है उसके अधोलेख में, बताइए, है ना। तो कार्यालय में हम जानते हैं शुरुआत करते हैं कहाँ से, महोदय से या फिर महोदया से। किसी को हम पत्र लिख रहे हैं तो महोदय या महोदया से हम शुरुआत उसकी करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद प्रश्न आता है आपका, देखिए पत्र से आपके प्रश्न आते हैं एक दो, तो पत्र वाला जो टॉपिक है उसको भी आपको पढ़ना है, क्योंकि हर साल एक नए क्वेश्चन उससे आपका पूछा जा रहा है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए कार्यालयी पत्र लेखन में संबोधन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द कौन सा है। अब संबोधन के लिए आप कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, तो देखिए प्रिय लिखा है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में लिखा है बंधुवर, ऑप्शन सी में लिखा है सेवा में और ऑप्शन डी में लिखा है मित्रवर। अब भाई प्रिय तो आप उसको लिखेंगे जिसको आप प्यार करते हैं, है ना, मतलब कोई भी हो सकता है, अब एक ही मतलब मत लीजिए, आपका दोस्त भी हो सकता है। बंधुवर भी भाई अपने दोस्त को लिख देंगे, भाई को लिख देंगे, ठीक है। मित्रवर अपने मित्र को। लेकिन बात करेंगे कार्यालयी पत्र लेखन, तो ये ऑफिशियल्स को भाई सबको लिखे जाते हैं पत्र, है ना, कार्यालय के काम के लिए लिखे जाते हैं, ऑफिशियल वर्क के लिए लिखे जाते हैं। तो इनमें आप सेवा से ही शुरू करते हैं, है ना, सेवा में फलाना ढिमकाना सब लिख के शुरुआत करते हैं, यानी ऑप्शन इसमें सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो
सेवा में से शुरुआत होती है, ऑप्शन सी के साथ हम लोग जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से कौन सा कार्यालयी पत्र का रूप नहीं है। ये आपसे पूछा गया है कि कौन सा इनमें कार्यालयी पत्र का रूप नहीं है। तो ऑप्शन ए में लिखा है कि कार्यालय आदेश, ऑप्शन बी में लिखा है अर्ध शासकीय पत्र, ऑप्शन सी में लिखा है शोक पत्र और ऑप्शन डी में लिखा है अधिसूचना। तो बाकी चीजें आप समझ भी रहे होंगे, नहीं भी समझ रहे होंगे, तब भी आप एक बात तो बिल्कुल समझ रहे होंगे कि शोक पत्र जो है वो आपका कार्यालयी पत्र में नहीं आता है। भाई कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका संदेश देने के लिए शोक पत्र लिखा जाता है, तो ये तो कार्यालयी में नहीं आएगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे हम लगाएंगे। वही आपसे पूछा है जो उसका रूप नहीं है, तो ऑप्शन सी उसका रूप नहीं है। ठीक है, कार्यालयी पत्र का रूप नहीं है। तो इतना हम लोग कर लेंगे, आगे आ जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने पद्यांश के क्वेश्चन किए थे, उसके बाद कुछ ग्रामर के क्वेश्चन किए, हिंदी व्याकरण के प्रश्न किए। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, गद्यांश आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, गद्य का अंश कहते हैं। ठीक है, किसी ने एक बड़ा गद्य लिखा होगा, वहां से उसका एक पैरा उठा के या दो पैरा उठा के आपको दे दिया जाता है और उसी से आपके संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा तरीका क्या होता है इस तरह के प्रश्नों को हल करने का, पहले हम उस गद्यांश को रीड करेंगे, पहले उसको एक बार पढ़ लेंगे, फिर हम जाएंगे अपने प्रश्नों पे, प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर उसमें अगर हमने इतने ध्यान से पढ़ा है कि तुरंत हमको आंसर मिल जा रहा है, तब तो वापस नहीं आना है। लेकिन अगर आपने प्रश्न पढ़ा और कंफ्यूजन में चले गए, भाई नहीं आपको आंसर मिल रहा है, तो वापस गद्य पे आइए, उसको फिर रीड करिए, उस चीज़ को पूछिए, जो सर्च करिए या ढूंढिए जो आपको प्रश्न में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा तरीका होता है, तो हम लोग यही करते हैं। चलिए आइए कि सबसे पहले देखेंगे भाई, निम्नलिखित आधार पर 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 प्रश्नों के उत्तर मांग रहा है आपसे, तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश पढ़ेंगे कि दुनिया से अच्छा ग्रहण करने का अधिकार सभी देशों को है। भारत के ज्ञान विज्ञान चिंतन से बहुत सी चीजें दुनिया ने ली हैं। दूसरी बात यह है कि संसार में जहाँ भी ज्ञान विज्ञान विचार जन्म लेते हैं, उनमें अन्य देशों की भी ज्ञात अज्ञात भूमिका होती है और यह आदान प्रदान का सिलसिला न जाने कब से चल रहा है। आज भी पश्चिम में हो रहे नव निर्मित अन्वेषणों में विभिन्न देशों की मेधा, प्रतिभा, श्रम, कौशल, धन आदि लगे हैं। उदाहरण के लिए भारत की अनेक प्रतिभाएं अरसे से अमेरिका तथा अन्य देशों में उच्च स्तरीय अन्वेषण और संगणक के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर निर्माण में लगी हैं। क्या यह प्रकारांतर से भारतीय अवदान नहीं है? उन्नत देशों की वस्तुएं उच्च मूल्य पर खरीद कर अनेक छोटे देश उच्चतर अनुसंधान में परोक्ष आर्थिक योगदान देते हैं। इसलिए किसी भी उपलब्धि को किसी भूगोल में सीमित नहीं किया जा सकता। भाई किसी भी उपलब्धि को क्या नहीं किया जा सकता है, एक क्षेत्रीय सीमा में नहीं बांधा जा सकता कि ये अगर मान लीजिए कोई चीज़ अमेरिका देश ने बना ली है तो वो कहेगा कि भाई अब ये दूसरा देश नहीं बना सकता, तो ऐसा नहीं है। कोई भी उपलब्धि आएगी तो पूरे विश्व के लिए उसका लाभ होगा, दुनिया के जितने देश हैं सब उससे लाभ प्राप्त करेंगे। तो ये चीज़ हो गई आपकी। यह दूसरी बात है कि हमें अपनी आत्मनिर्भरता लगातार बढ़ानी होगी। भाई हमें भी अपनी चीज़ें डेवलप करनी होंगी, हमें अपने पे निर्भर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम सारी चीज़ों के लिए दूसरे देशों पे ही डिपेंड कर रहे हैं कि भाई आप ये चीज़ देंगे, ये टेक्नोलॉजी आप देंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है। हमें अपनी आत्मनिर्भरता लगातार बढ़ानी होगी, अपनी प्रतिभाओं को निरंतर प्रोत्साहित करना होगा, आयातित प्रदूषण से बचने और अपने सांस्कृतिक उन्नयन के लिए यह अनिवार्य है। तो ये था आपका गद्यांश, जिससे संबंधित आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि उन्नत शब्द का विलोम बताना है। आपको क्या बताना है? उन्नत शब्द का विलोम बताना है। बताइए क्या हो जाएगा जी? तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए आपके सामने दिया है अपमान। आप जानते हैं अपमान किसका होता है? मान का होता है भाई, उल्टा है ना, विलोम ही पूछा है आपसे। बी में आपका दिया है अवनत का, बताइए, यानी अवनत, उन्नत का अवनत दिया है। फिर सी में असहनशीलता दिया है और डी में अभिमान दिया है। तो आप जानते हैं उन्नत का विलोम शब्द क्या होता है? तो अवनत होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और बढ़ जाएंगे आगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि गद्यांश में प्रयुक्त इन शब्दों के सही वर्णानुक्रम का चयन कीजिए। अब सही वर्णानुक्रम में क्या करना है हमको, पहले कौन सा आएगा, यानी छोटा आएगा भाई, फिर उसके बाद बड़ा आएगा, है ना। इस तरह से हमको देखना है का ख ग घ, यानी जो वर्णों का क्रम है उस क्रम में हमको इसको सजा के रखना है। तो आप जानते हैं सबसे पहले छोटा किस में दिख रहा है, तो अधिकार में, नहीं, ये आपका फर्स्ट पे आएगा। जब ये फर्स्ट पे आ जाएगा तो बी आपको किसी में शुरुआत से दिख रहा है, आपको इसी में दिख रहा है, और किसी में है क्या ये, तो नहीं, और किसी में नहीं है, यानी हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके बाद कौन सा आ जाएगा, सी यानी आत्मनिर्भरता, फिर उसके बाद ए यानी आयातित, उसके बाद डी आएगा यानी उदाहरण, और सबसे लास्ट में आएगा नवीनतम। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही मान लिया जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है भाई कि गद्यांश के आधार पर सूची एक को आपको सूची 2 से सुमेलित करना है, मिलाना है। सूची 1 यहाँ लिखी है, सूची 2 यहाँ पे लिखी है, प्रत्यय और मूल शब्द लिखा है। उपसर्ग प्रत्यय आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप जानते हैं कि ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़ के उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, तो वे उपसर्ग कहलाते हैं। और ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ के, ठीक है, क्या करते हैं, शब्द को नया अर्थ देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ आपकी प्रत्यय और मूल शब्द वाली चीज हो रही है भाई, तो प्रत्यय पहचानना, यानी अंत में लगने वाले। तो देखिए नंबर ए यहाँ पे कार लिखा है, बी में एक लिखा है, फिर तम लिखा है और त लिखा है। अब इनसे बनने वाले जो शब्द हैं हमको उनको पहचानना है। तो कार में आप देखिए आपको अधिकार मिल जाएगा, ठीक है, अधिकार में जो है कार प्रत्यय लगा हुआ है। इसके बाद एक की बात करेंगे तो ये आर्थिक में मिल जाएगा भाई, है ना, अर्थ और एक में आपको आर्थिक मिल जाएगा। तम की बात करेंगे तो नवीनतम में मिल जाएगा आपको, ता की बात करेंगे, ठीक है, त आपका आत्मनिर्भरता में मिल जाएगा, ठीक है। यानी ए का सेकंड होना चाहिए और बी का फोर्थ, ए का सेकंड, ए का सेकंड, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ। अब सी का देखना पड़ेगा, सी का फर्स्ट होना चाहिए, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, और डी का थर्ड होना चाहिए, डी का थर्ड, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो बी को हम लोग लगाएंगे और बढ़ जाएंगे आगे, ठीक है। बताइए यहाँ तक कोई समस्या नहीं आपको, बहुत सरल से प्रश्न है ये आपके लिए, आप इनको चुटकियों में कर सकते हैं, क्योंकि इनसे कई गुना कठिन प्रश्नों को आपने किया है। हमने आपसे जब पढ़ाते टाइम मैंने आपसे प्रश्न किए हैं, उनमें आपको मैंने बहुत बड़े बड़े शब्दों को देके कहा है कि इससे प्रत्यय अलग करिए, इससे उपसर्ग अलग करिए, मूल शब्द को पहचानिए। तो इन चीज़ों में आप माहिर हैं, तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप आराम से इतने ईजी क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हैं, है ना। बताइए, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, जो हमारे सामने है। नीचे 2 कथन दिए हैं। ये फॉर्मेट है आपके क्वेश्चन पूछने का कि कथन 1 और कथन 2 ने असर्शन और रीजन के फॉर्मेट में आपसे प्रश्न किया जाता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। कथन 1 में कहा गया है कि संसार में जहाँ भी ज्ञान विज्ञान विचार जन्म लेते हैं, उनमें अन्य देशों की भी ज्ञात अज्ञात भूमिका होती है। ये बात अभी हमने पढ़ी है गद्यांश में। फिर आगे लिखा है आत्मनिर्भरता और प्रोत्साहन आयातित प्रदूषण से बचने और अपने सांस्कृतिक उन्नयन के लिए अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ नहीं है लिखा है, जबकि ये अनिवार्य है। सबसे जो लास्ट लाइन हमारी थी उस पैरा की, वो यही थी भाई, उस गद्यांश की। तो यहाँ पे उसमें नहीं है, नहीं था, यानी अनिवार्य है, ये सही बात है। तो यानी कथन 2 जो है यहाँ पे वो गलत हो जाएगा और कथन जो 1 है वो सही है। तो इस तरह का ऑप्शन हमको कहीं मिल रहा है जिसमें कथन 2 जो है वो क्या हो जाए, कथन 2 जिसमें गलत हो जाए और कथन 1 सही हो जाए। तो देखते हैं, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। हाँ, तो सी में हमको ये ऑप्शन मिल जाता है, तो सी को हम लगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अवदान शब्द का पर्यायवाची है। अवदान का पर्यायवाची आपको बताना है, तो ऑप्शन ए में अनुदान लिखा है भाई, ऑप्शन बी में लिखा है अनुसंधान, फिर ऑप्शन डी में लिखा है, सी में लिखा है भूमिका और डी में लिखा है अन्वेषण। तो यहाँ पे जो अवदान का सही पर्यायवाची हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भूमिका, यानी ऑप्शन सी। तो इसको हम लगा के बढ़ जाएंगे आगे। अब आपसे पूछ रहा है कि दिए गए गद्यांश के आधार पर सही विकल्पों का चयन करना है। तो जो इनमें से सही चीजें जो हमको गद्यांश में पढ़ने को मिली हैं उनको हमको केवल टिक करना है। तो देखिए क्या क्या मिला। ज्ञान
आदान प्रदान की चीज है पहली चीज, तो ये तो सही बात है भाई, आदान प्रदान की चीज तो है ही ज्ञान, है ना। इसके बाद हम बढ़ेंगे तो लिखा है सॉफ्टवेयर निर्माण में भारतीय प्रतिभाएं शामिल नहीं है। भाई ऐसा तो नहीं है, भारतीय प्रतिभाएं शामिल हैं सॉफ्टवेयर में, यही हमको पढ़ने को मिला है गद्यांश में, है ना। फिर इसके बाद हम आएंगे तो लिखा है किसी उपलब्धि को भूगोल तक सीमित नहीं कर सकते, सही बात है ना। इसको हमने अभी देखा था तो हमने पाया कि ये सही चीज है, भूगोल तक सीमित नहीं कर सकते, उसके परे वो चली जाती है और सारे विश्व में वो फैल जाती है, कोई भी उपलब्धि हो, ठीक है। तो यानी ये वाली हमारी बात सही है। फिर इसके बाद प्रतिभा को प्रोत्साहन की अपेक्षा नहीं, तो ये गलत बात है भाई। क्यों? अगर अपेक्षा यानी आशा, तो इसमें लिखा है कि प्रतिभा को प्रोत्साहन की कोई आशा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई, कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसा नहीं है, उसको अपेक्षाएं होती हैं। प्रतिभा को प्रोत्साहन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ेंगी। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, संसार में जहाँ भी ज्ञान विज्ञान विचार जन्म लेते हैं उनमें अन्य देशों की भूमिका नहीं होती, तो नहीं यहाँ लिखा है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अगर होता कि अन्य देशों की भी भूमिका होती है तब ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता, ठीक है। तो अभी तो स्टेटमेंट पढ़ के मुझे चीज़ें आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप तुरंत पढ़ के तुरंत भूल जा रहे हैं तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे, पहले गद्यांश पे, गद्यांश को आप फिर से रीड करेंगे और वहाँ इसका प्रश्न का जो है आंसर आप खोजेंगे, इसके बाद आप बताएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो यहाँ कौन कौन से स्टेटमेंट सही है वो देखना है। तो पहला सही है और तीसरा यानी ए और सी। ए और सी कहाँ मिल रहा है हमको? ऑप्शन बी में मिल जा रहा है, तो इसको हम लगाएंगे, ठीक है, और यही हमारा सही हो जाएगा। बताइए कोई समस्या नहीं? चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। क्या कहा जा रहा है? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बचपन से सुनते आ रहे होंगे, घर में सुनते आ रहे होंगे भाई, कहीं भी जाते होंगे वहां सुन लेते होंगे, है ना, काफी सुना है इस लोकोक्ति को। तो इसमें इसका अर्थ बताने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसमें क्या है कि मूल कारण को जड़ से नष्ट करना, ऑप्शन ए में लिखा है। ऑप्शन बी में लिखा है पेड़ को जड़ से उखाड़ना। ऑप्शन सी में लिखा है बांस को जड़ से समाप्त करना। फिर ऑप्शन डी में लिखा है बांस और बांसुरी तोड़ देना, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं इसका जो सही अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी मूल कारण को जड़ से नष्ट कर देना, ठीक है। जब आप जो रीजन है, जो कारण है, उसी को नष्ट कर देंगे तो एकदम आपको पता चल जाएगा कि इसका अर्थ ना रहेगी बांसुरी ना बजेगा बांस। जब रीजन ही नहीं रहेगा तो भाई कैसे कोई काम होगा, है ना। तो जब आप बांस को ही खत्म कर देंगे तो बांसुरी ही कहाँ से बचेगी, तो वही उसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, कूद कूद मछली बगुले को खाए, लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन ए में लिखा है बिना बल कोई काम करना। ऑप्शन बी में लिखा है बिल्कुल विपरीत काम करना होना। ऑप्शन सी में लिखा है बगुला कूद कूद कर मछली को खाता है। फिर लिखा है सबके दिन एक जैसे नहीं होते। तो बताइए भाई कौन सा इसमें सही हो जाएगा? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप लोग अपना सोच लिया करिए, फिर मैं यहाँ जो बताती हूँ उससे आप देख लिया करिए कि आपका सही है कि आपने गलती की है। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल विपरीत काम होना आपका हो जाता है कि कूद कूद मछली बगुले को खाए। क्यों भाई? क्योंकि बगुला कूद कूद के मछली को खाता है, ना कि मछली तो बेचारी पानी में जा रही है ना, अब बगुला ऊपर से उसको खाता है। तो ये उल्टी बात लिखी हुई है, तो विपरीत काम होना बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग निहित है आपको बताना है। अध्यक्ष शब्द यहाँ जो लिखा है इसमें आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। तो ऑप्शन ए में अध लिखा है, बी में अक्ष लिखा है, सी में अधि लिखा है और डी में अध्य लिखा है। तो आप जानते हैं कि अध्यक्ष शब्द बनता कैसे है, तो इसमें अधि उपसर्ग होता है बेटा, है ना, और प्लस अक्ष होता है इसमें, इन दोनों से मिलकर आपका अध्यक्ष बनता है। तो इसमें उपसर्ग क्या होता है? अधि। अधि हमको किस ऑप्शन में मिल रहा है? सी में मिल रहा है, तो हम इसी को लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। सही बात है भाई, विशेषण ऐसा विकारी शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, ये सही बात है भाई। चलिए नेक्स्ट अगला जो कथन है उसको पढ़ते हैं कि विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है उस संज्ञा को व्याकरण विशेष्य कहते हैं। सही बात है,
ठीक है। हम लोग जब विशेषण और विशेष्य पढ़ते हैं तो यहाँ आपका विशेषण होता है, यहाँ मान लीजिए आपका विशेष्य है तो विशेष्य में कौन हो जाएगा, संज्ञा या सर्वनाम हो जाएगा, और यहाँ विशेषण हो जाएगा जो उसकी विशेषता बता रहा है। तो यही देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा का गुण या धर्म प्रकट होता है उस संज्ञा को व्याकरण में क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ जो विशेष्य होगा वही क्या होती है, संज्ञा होती है। तो ये तो सही बात लिखी है, यानी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है। अब जब परिभाषाएं आप पढ़ते हैं, जब आप ग्रामर की थ्योरी पढ़ते हैं, तब आप समझ रहे हैं कि वो कितनी काम की है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके वहाँ से बन के आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने इसको पढ़ा भी है, मैंने आपको कई बार इसको पढ़ाया है, तो आपको यहाँ समस्या नहीं आएगी। दोनों कथन यहाँ पे सही है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा कि ऑप्शन ए और कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। ठीक है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूची 1 को आपको सूची 2 से मिलान करना है। अब कारक आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कितने कारक होते हैं अपनी हिंदी में, तो 8 कारक होते हैं। अब आपको उनके चिन्हों से परिचित करवाना है। तो ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि आप जहाँ भी पढ़ते हैं अपने स्टडी टेबल के पास 8 कारक एक लाइन में, उनके चिन्ह एक लाइन में, इसको लिख के और स्टिकी नोट्स पे एकदम छाप के उसको चिपका लीजिए और सुबह शाम उसको निहारा करिए। मोबाइल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम निहारने से थोड़ा सा बच लीजिए और थोड़ा सा इन चीज़ों को निहारिए, क्योंकि एग्जाम अब आपका पास में आ रहा है ना। चलिए, तो हम लोग चिन्हों को मिलाते हैं, उनके जो विभक्तियां हैं उनसे उनको मैच कराते हैं। तो देखिए, करण का क्या होता है, तो से और के द्वारा हो जाता है, अपादान से हो जाता है अलग के अर्थ में, बहुत अच्छे से आप ये जानते हैं। संप्रदान की बात करेंगे तो संप्रदान का चिन्ह क्या हो जाता है, तो के लिए या वास्ते हो जाएगा। बात करेंगे संबंध, तो संबंध का क्या हो जाएगा, काकी के, रारी रे, नानी ने, यानी ए का सेकंड बी का फोर्थ, ए का सेकंड बी का फोर्थ आपको किस में मिल रहा है, ए का सेकंड बी का फोर्थ दोनों में है। अब सी का देखना पड़ेगा, सी का 1, तो सी का 1 केवल सी ऑप्शन में है और यही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। तो हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। श्याम घर आना चाहता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है भाई, चाहता है, वह ऐसा करना चाहता है, वह वैसा करना चाहता है। जहाँ पे कहीं कोई इच्छा प्रकट हो रही हो वहाँ पे आपका इच्छा बोधक हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे हम लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। चलिए, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, वाक्य में अव्यय की पहचान करें। अव्यय आप जानते हैं ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल परिवर्तित नहीं होते हैं, चेंज नहीं होते हैं, जो अपने आप को नहीं करते हैं, जो व्यय नहीं होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो शब्द है वो है और, हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और जो शब्द है वो अव्यय हो जाएगा। और तो इसको हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही माना जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, और इस चीज को मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप सभी जानते होंगे कि स्वर संधि के हमारे 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको कोई समस्या नहीं आएगी, है ना। और हम जानते हैं विसर्ग संधि के रूल होते हैं भाई, उसमें नियम होते हैं, उसमें प्रकार नहीं होते। इसी तरह व्यंजन संधि में प्रकार नहीं होते हैं, लेकिन स्वर संधि की बात करेंगे तो हमारे 5 प्रकार हो जाते हैं आपके, है ना। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, ययादि संधि, वृद्धि संधि, ये आपके 5 प्रकार हैं। तो डी हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ जाएंगे। देखिए कितना सरल प्रश्न आपसे पूछ लिया है, सीधे प्रकारों से पूछ लिया है कि कितने प्रकार होते हैं। अब ये तो आप फटाक से कर ही रहेंगे, यहाँ तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इसके अंदर से भी प्रश्न आएगा तब भी आपको बेटा समस्या नहीं आएगी, क्योंकि बहुत अच्छे से आप पढ़ चुके हैं कि भाई क्या दीर्घ संधि है, सारे रूल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। आगे हम आएंगे तो लिखा है प्रश्न में कि श्री गुरु चरण सरोज, चरण होगा यहाँ पे, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, और वर्ण और रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। इसमें बताना है कि कौन सा छंद इसमें इस्तेमाल किया गया। तो बहुत आसान है ये भी आपके लिए करना, है ना। बताइए कौन सा छंद है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये आपको कहाँ पे मिलता है भाई, हनुमान चालीसा के तुरंत पहले, और दोहा से हनुमान चालीसा की शुरुआत होती है। ये दोहा है, और आपको कैसे पता करना है भाई कि ये दोहा है,
तो आप इसमें मात्राएं काउंट करिएगा, इसमें मात्राएं काउंट करिएगा। इसमें आपको 13 मात्राएं मिलेंगी। मात्रा लगाना मैंने आपको अच्छे से सिखाया है, तो आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुकुर लिखा है, तो आप जानते हैं जहाँ पे छोटी लघु या ह्रस्व की मात्रा होती है, यानी कि जहाँ पे आ हो गया, ई हो गया और फिर ऊ हो गया और री, ये मात्राएं जहाँ पे होती है इसको हम एक काउंट करते हैं। और जहाँ पे दीर्घ आ हो गया, दीर्घ ई हो गई, दीर्घ ऊ हो गया, फिर ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और औ हो गया, इनकी जहाँ पे मात्राएं होती हैं वहाँ पे हम इसको क्या काउंट कर रहे हैं, 2 काउंट करते हैं। एक वाले को हम ऐसे शो करते हैं और 2 वाले को हम इस तरह से एस बना के इस तरह से शो करते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे इसमें छोटा ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा है, तो इस तरह से हम इसमें मात्राएं लगा देंगे, एक एक मात्रा लग जाएगी। तो मात्राएं आपको काउंट करनी आती होंगी, ये मैं मान के चल रही हूँ। तो यहाँ आपको 13 मात्राएं मिलेंगी प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में 11, फिर अगेन आपको तृतीय चरण में 13 मात्राएं, फिर अगेन 11 मात्राएं। और इस तरह से जो आपका क्रम होता है 13-11 का, वो आपका किसका होता है, दोहा का होता है। आप जब काउंट करेंगे तो यही आपको मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग बढ़ेंगे आगे, यानी इसमें क्या हो जाएगा, दोहा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, बताइए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। आपसे पूछा गया है पसेरी शब्द में कौन सा समास है। तो पसेरी में कौन सा समास है, 5 शेरों का जो समूह है। भाई शेर जानते हैं, 2 शेर 4 शेर है ना, तो वही 5 शेर को हम पसेरी कहते हैं। और हम जानते हैं द्विगु समास इसमें हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द्विगु समास में जो प्रथम पद है वो कैसा होता है, संख्यावाची होता है। बहुत अच्छे से आप इसको जानते हैं, इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे द्विगु समास लगा के। नेक्स्ट आपका दिया है कि कथन 1, जहां किसी शब्द का प्रयोग एक बार हो किंतु अर्थ भिन्न भिन्न होता है, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। बिल्कुल सही बात है, जहां पे एक ही शब्द में कई सारे अर्थ चिपके हुए रहते हैं वहां पे कौन सा अलंकार रहता है, तो श्लेष अलंकार। नेक्स्ट हमारा लिखा है कि जहां कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो किंतु उनका अर्थ अलग अलग हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। तो ये गलत बात है, श्लेष ना हो कि यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, यमक अलंकार हो जाता है। जहाँ पे एक ही शब्द बार बार आ रहा, अलग अलग है, भिन्न भिन्न आ रहा है और अर्थ भी उसका अलग अलग हो जाता है, वहां पे क्या यमक होता है ना कि श्लेष। तो पहला कथन तो सही है लेकिन दूसरा हमारा गलत है, यानी कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसको हम लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आपसे आपका प्रश्न लिखा है कि लेवत मुख में घास मृग, मोर तजत नूत जात और आंसू निर्यत बर लता परी परी पात। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोगों को इसमें देखना है लेवत मुख में घास मृग, मोर तजत नूत पात, इसमें जो आपका अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ पे हो जाता है, जहाँ पे समाज की जो लोक मर्यादा है या जो लोक सीमा है उसका उल्लंघन करके बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती है। तो आपका इसमें भी इसी तरह से बात कही गई है, तो आपका कौन सी हो जाएगी, इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा, अतिशयोक्ति। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कथन 1 और कथन 2 उसी फॉर्मेट में आपका फिर से प्रश्न लिखा है। तो लिखा है कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कुल 8 रसों का वर्णन किया है। सही बात है, ठीक है। भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र लिखा है उसमें कितने रस बताए हैं, 8 रस बताए हैं। 9 रसों में से कौन सा उसमें से उन्होंने अलग किया है, तो शांत रस को उन्होंने नहीं माना है इसमें, उससे पहले की जितने रस थे वो माने हैं, तो 8 कुल मिला के माने हैं। कथन 1 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। रस के 4 प्रमुख अवयव माने जाते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव। तो सही बात है भाई, 4 अवयव हैं और यही है जो दिए हैं। तो यानी आपके दोनों कथन यहाँ पे सही है, यानी कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक शब्द युग्म सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द आपसे पूछा है, जो सही नहीं है वो आपको लगाना है। तो तामसिक का सात्विक लिखा है, सही बात। चिरंतर का नश्वर लिखा है, चिरंतन जो हमेशा रहता है, नश्वर जो नष्ट हो जाता है, तो ये भी सही लिखा है भाई। कृतज्ञ और कृतज्ञ भी सही लिखा है ना। कृतज्ञ जो उपकार मानता है, कृतज्ञ जो उपकार नहीं मानता है। बच रहा है हमारे पास ऑप्शन सी, यही सही हो जाएगा। गुण का जो है वो दुर्गुण होता है, अवगुण, गुण का अवगुण हो जाता है, सगुण नहीं होता। ये तो उसी का एक तरह से पर्यायवाची आप कह सकते हैं। तो ये यहाँ विपरीत नहीं लिखा है, तो सी ऑप्शन को हम लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित संज्ञाओं में से
पुल्लिंग की पहचान कीजिए भाई, पुल्लिंग कौन सी संज्ञा है उसकी पहचान करनी है और ऑप्शन देख के हमको बताना है। चलिए तो देखिए शब्द क्या लिखे हैं। ऑप्शन ए लिखा है आपका पटा, ऑप्शन बी में लिखा है कांच, ऑप्शन सी में लिखा है नृत्य, डी में लिखा है कक्षा और ई में लिखा है दीपक। तो हम जानते हैं कांच पटा होता है भाई, ठीक है, कांच भी होता है, नृत्य भी होता है, कक्षा होती है और दीपक होता है। यानी कक्षा केवल इसमें क्या है, स्त्रीलिंग है भाई, बाकी सब पुल्लिंग, और पुल्लिंग की पहचान करनी है। तो इस तरह का ऑप्शन है ए बी सी ई। देखो ए में ही हमको ये ऑप्शन मिल जा रहा है तो ए को हम लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए इसके बाद हम देखेंगे सूची 1 को हमको सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए अनिल का क्या, अनल क्या हो जाती है, तो आप जानते हैं अनल को हम किसको कहते हैं, अग्नि को कहते हैं भाई, आग को अनल कहते हैं। अनिल किसको कहते हैं, तो वायु को कहते हैं, और ये बा वाला नहीं, इस ये वाला वा है, ठीक है। तो वायु, हवा को हम अनिल कहते हैं। वसुधा कौन है भाई, तो वसुधा तो पृथ्वी है, और दिनकर कौन है, तो दिनकर प्रभाकर हो जाएगा। यानी ए का सेकंड होना चाहिए और बी का फर्स्ट, ए का सेकंड भाई, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी को हम लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कमल के पर्यायवाची नहीं है। तो अंबुज तो है, नलिन भी है भाई, अरविंद भी है, सुमन फूल का है और मुकुल आपके पास लिखा है। तो ए बी सी तो भाई है, तो इसके बाद आपके पास जो नहीं है पूछा है, यानी डी और ई हो जाएंगे, और डी और ई हमको मिल गए यहाँ ऑप्शन बी में, तो यही हम लगा के आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपसे पूछ रहा है जो व्यक्ति अधिक बोलता है उसको हम क्या कहते हैं, जो व्यक्ति कम बोलता है या नहीं बोलता उसको हम क्या कहते हैं भाई, बताओ। तो मूक कहते हैं, लेकिन जो अधिक बोलता है उसको क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। बहुत वाचाल हो, बहुत ज्यादा बोल रहे हो, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आपको अगेन सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। यहाँ वाक्यांश लिखा है, यहाँ उसके लिए एक शब्द लिखा है, और बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ भी चुके हैं। तो जानने की जो इच्छा है उसको क्या कहते हैं, तो जिज्ञासा कहते हैं, यानी 4 हो जाएगा 1 का। फिर बात करेंगे जिसकी उपमा ना हो वो कौन हो जाएगा, तो अनुपम हो जाएगा। जो बहुत जानता है वो क्या हो जाएगा, तो बहुज्ञ हो जाएगा। ज्ञ यहाँ पे लिखा है, ठीक, ज्ञ। फिर जल में जन्म लेने वाला क्या हो जाएगा, जलज, यानी ए का 4th होना चाहिए और बी का फर्स्ट होना चाहिए। ए का 4th, बी का फर्स्ट, ए का 4th, बी का फर्स्ट, सी ऑप्शन में दिया है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द्विज का संबंध किस शब्द से नहीं है ये आपको बताना है। किस शब्द से नहीं है ये बताना है। तो चंद्रमा को द्विज कहते हैं भाई, पक्षी को भी द्विज कहते हैं, दांत को भी द्विज कहते हैं। बचा आपके पास तक्षक, तो इसी को हम लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। आप लोग भोजन करिए, पहला लिखा है। फिर मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, गाय की रंग काली है, यही आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे ग्रहण न करके उन्हें अपनी प्रकृति के अनुरूप ढाला, ये भी सही है। गाय की रंग काली है, गलत हो जाएगा। गाय का रंग काला है, ये सही रहेगा, है ना। गाय का रंग काला है, तो गाय काली है अगर होता तब तो ठीक है, लेकिन गाय की रंग नहीं आएगा, ये गलत लिखा है यहाँ पे। तो यही आपको देखना था, शुद्ध वाक्य का चयन करना था, तो सी हो जाएगा, नो डाउट। चलो, निम्नलिखित में से देशज शब्द की पहचान करना है। देशज शब्द वे शब्द जिनका जन्म अपने ही देश में हुआ है, वे देशज कहलाते हैं। तो हमको देखना है कि इनमें से कौन है। शीर लिखा है, अग्नि लिखा है, पुष्प लिखा है, तो ये सब तो आ जाएंगे आपके तत्सम शब्द में। और बचा आपके पास पगड़ी, तो ये आ जाएगा आपका देशज में। तो पगड़ी लगा के हम लोग आगे हो जाएंगे, ठीक है, पगड़ी रख लेंगे एकदम सर पे। चलो नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित शब्दों में, ठीक है, शुद्ध शब्द की पहचान करिए। जो सही लिखा है वो आपको यहाँ से चूज करना है। तो ए में स्वयंवर, बी में भी, सब में स्वयंवर लिखा है उनके हिसाब से, लेकिन हमारे हिसाब से जो सही है वो लगाना है। तो जो ए में स्वयंवर लिखा है वही सही लिखा है, बाकी 3 जो आपके लिखे हैं वो उसके गलत लिखे हैं। तो ए को लगाएंगे हम लोग और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद अगेन आपको सूची मिलाना है। कहानी के उस तरफ नाम लिखे हैं, इस तरफ उनके रचनाकारों के नाम लिखे हैं, तो हम लोग लगाएंगे भाई, ठीक है। चलिए मिलाते हैं। ईदगाह कहानी सभी जानते हैं भाई, वही हामिद वाली कहानी है ना, वो चिमटा लाया था दादी के लिए, तो ये ईदगाह प्रेमचंद की कहानी है, नो डाउट। भाई पुरस्कार किसकी कहानी है, तो पुरस्कार है जयशंकर प्रसाद जी की कहानी। तीसरी कसम किसकी कहानी है, तो ये है फणीश्वर नाथ, ये फोबर नाथ क्यों लिखा है भाई, फणीश्वर नाथ रेडू की कहानी है, इस तरह से इनका नाम लिखा जाता है,
फणीश्वर, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। तो तीसरी कसम इनकी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, इसको कभी पढ़िएगा, मजा आएगा। इसके बाद जो आपकी उसने कहा था कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। इसका मतलब ए का थर्ड होना चाहिए और बी का फर्स्ट, ए का थर्ड और बी का फर्स्ट, केवल सी ऑप्शन में मिल रहा है, इसी को हम लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए, निम्नलिखित कहानियों में से प्रेमचंद की कहानी कौन सी नहीं है? जो प्रेमचंद की नहीं है उसको हमको क्लिक करना है भाई। तो देखो ए में लिखा है बड़े घर की बेटी, ये तो प्रेमचंद की ही कहानी आप सब जानते हैं। नमक का दरोगा भी इन्हीं की कहानी है, ईदगाह भी इन्हीं की कहानी है। बची पुरस्कार डी, तो ये इनकी कहानी नहीं है, पुरस्कार किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। नेक्स्ट, अच्छे पत्र में अधोलिखित गुण होने आवश्यक हैं। कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो उद्देश्य लिखा है भाई, उद्देश्य होना चाहिए तभी ना पत्र का कोई मतलब है, नहीं तो क्यों भाई फालतू के उद्देश्य। जब उद्देश्य नहीं रहेगा आपके पास तो क्या पत्र लिखेंगे, है ना। तो उद्देश्य तो बिल्कुल होना चाहिए, ये तो एकदम सही बात लिखी हुई है। इसके बाद दुरूहता यानी बहुत कठिन होना चाहिए, तो कठिन तो नहीं होना चाहिए, नहीं ये वाला आवश्यक नहीं है, तो आवश्यक जो है वो ये हो जाएगा। शिष्टाचार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सहजता होनी चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। अपेक्षित त्रुटि नहीं होना चाहिए भाई, गलती क्यों हो, तो जो आवश्यक गुण होना चाहिए ए सी और डी हो जाएगा। ए सी डी किसी में है? ACD, हाँ ये मिल गया हमको सी ऑप्शन में, तो इसी को लगाएंगे और आगे बढ़ लेंगे भाई। निम्नलिखित शब्दों में कर्मठ का विपरीतार्थक शब्द खोजें। कर्मठ शब्द लिखा है, इसका विपरीतार्थक खोजना है तो अकर्मठ हो जाएगा भाई, तो सी को लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो हम जानते हैं भाई प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक आपका कृत प्रत्यय होता है या जिसको आप कृदंत प्रत्यय कहते हैं, और दूसरा हमारा तद्धित प्रत्यय होता है, ठीक है। तो दो भेद होते हैं आपके। कान काटना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, तो ऑप्शन ए में लिखा है पराजित करना, फिर बी में लिखा है हानि पहुंचाना, चुगली करना, सबकी बुद्धि भ्रष्ट करना। तो कान काटने का मतलब क्या होता है बताइए, बताइए कान काटने का अर्थ क्या होता है जी? तो सभी जानते हैं कि भाई कान काटना यानी चुगली करना। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द चुने। तो इंद्र को हम क्या कहते हैं? देवों के देव, पुरंदर, भवानी नंदन, देवाधिदेव। शब्द चुने का पर्यायवाची शब्द चुने। इंद्र का पर्यायवाची शब्द आपको यहां से चूज करना है, तो कौन सा हो जाएगा भाई? पुरंदर हो जाएगा। इनकी जब पर्यायवाची पढ़ेंगे तो आपको उसमें ये मिलेगा। रामचरितमानस किसकी रचना है? देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, और आप सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी की रचना है, तो इसको लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन शब्दालंकार नहीं है? तो शब्दालंकार और अर्थालंकार आपने पढ़े होंगे जब आपने अलंकार चैप्टर पढ़ा होगा। तो श्लेष, यमक, अनुप्रास, ये तीनों आपके शब्दालंकार में आते हैं, और जो शब्दालंकार में नहीं है वो है उपमा, और उपमा किस में आता है? अर्थालंकार में आता है। तो ऑप्शन डी हम यहाँ पे लगाएंगे। कार्यालयी पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो बोलचाल की भाषा, सरल भाषा, मुहावरेदार भाषा, औपचारिक भाषा। देखिए औपचारिक होनी चाहिए और उसके साथ साथ ईजी भी होने चाहिए, नहीं सरल भी, लेकिन सबसे पहला जो आपकी विशेषता पहली जो आ जाती है वो औपचारिक ही है कि भाई ऑफिशियल होनी चाहिए, औपचारिक होनी चाहिए, है ना। तो डी ऑप्शन हम लोग लगाएंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। शुक्ल, देखिए शुक्ल का मतलब क्या होता है? तो ये तो होता है आपका सफेद से, है ना। मनोरम यानी रमणीय होता है, जो देखने को अच्छा लग रहा है ना। शेर वनराज हो जाता है, जंगल का राजा। और शुभ किसको कहते हैं? तो मंगल को कहते हैं, यानी ए का सेकंड और बी का थर्ड। ए का सेकंड, बी का थर्ड, और किसी में है क्या? ए का सेकंड, बी का थर्ड, इसमें भी है बेटा। इसके बाद सी का हम देखेंगे 4 होना चाहिए। सी का 4 किसमें है? केवल इसमें है, तो इसी को हम लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। लड़का अब अपने गांव से चलता है, इनमें कौन सा कारक? अपने पांव से चलता। अच्छा ठीक है, लड़का अब अपने पांव से चलता है, तो जहां हमने देखा था से आ रहा है और किस प्रयोग में आ रहा है, किस अर्थ में आ रहा है? तो साधन या माध्यम के रूप में आ रहा है। तो लड़का अपने पांव से चलता है, अपने पांव के द्वारा चलता है, यानी माध्यम के रूप में उसको प्रयोग कर रहा है, यानी यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपादान कहाँ होता है? जहाँ पे अलग होने का सेंस होता है। एक ही समय में वर्तमान के लिए क्या कहते हैं? तो भाई एक ही समय में अगर कोई और भी चीज वर्तमान है उसको हम समसामयिक कहते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट माना जाएगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपके मुहावरे लिखे हैं, यहाँ उनका अर्थ लिखा है, आपको मिलान कराना है। तो अंगूठा दिखाना का क्या मतलब है बताइए? अक्ल के दुश्मन तो मूर्ख होते हैं, तो सबसे पहले इसको मिलाएंगे हम लोग, है ना। मुंह की खाना यानी हारना।
हवा हो जाना यानी गायब हो जाना, और अंगूठा दिखाना यानी साफ मना कर देना। यानी ए का होना चाहिए थर्ड और बी का होना चाहिए फर्स्ट। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, और किसी में है क्या? नहीं है, यानी ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में लगाना है कि पहले कौन सी रचना आई फिर कौन सी रचना आई, इस तरह से आपको इसको लगाना है। ठीक है, लगाया जाए, बताइए। रेडी? चले, बहुत बढ़िया। तो हम लोग लगाते हैं भाई। तो प्रिय प्रवास लिखा है, पावत लिखा है, पावत रचना है। चलिए नेक्स्ट, मैला आंचल लिखा है आपका, और पृथ्वीराज रासो लिखा है, और बिहारी सतसई लिखा है। ठीक, तो हम लोगों को देखना है कि कौन सी रचना इसमें जो है कब आई। ठीक है, तो हम लोगों को ये देखना है। इसमें पावत नहीं है, यहाँ पे जो है पद्मावत है। पद्मावत आप जानते हैं किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो अब आपको देख लेना है कि कौन पहले आई, कौन उसके बाद आई, कौन कब आई। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। बताइए, पहले आप लोग भी अपना सोच के रखिए भाई कि ये होगा, फिर हम लोग देखते हैं कि कौन सा होगा। तो हम जानते हैं भाई कि आदिकाल से शुरुआत होती है, उसमें सबसे पहले हमको क्या देखने को मिलता है? तो रासो काव्य देखने को मिलते हैं। नहीं, पृथ्वीराज रासो तो आपकी पहले पे होनी ही होनी चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी आ जाते हैं उसके बाद, है ना। उसमें प्रेम काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य की हम जब बात करते हैं भक्ति काल में, तो दूसरे पे आपके जायसी आ जाएंगे, यानी पद्मावत आ जाएगी। फिर हम बात करेंगे फिर क्या होना चाहिए भाई, तो एक अयोध्या सिंह उपाध्याय बचे हैं, और बिहारी सतसई। मैला आंचल तो आपकी बाद ही में आएगी। तो हम पहले देख लेंगे कि बिहारी पहले आए कि अयोध्या, तो बिहारी पहले आएंगे, यानी कि आपका थर्ड पे ये हो जाएगा, फोर्थ पे ये हो जाएगा, और फिफ्थ पे ये हो जाएगा। तो इस तरह का ऑप्शन किसी में है। शुरुआत किससे हो रही है? पृथ्वीराज रासो, डी से। डी से शुरुआत केवल एक ही में है, इसी में है, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, सी लास्ट में आ रहा है, हाँ भाई आ रहा है, तो यही हमारा सही आंसर है। बहुत बढ़िया। दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है, आपको ये पता होना चाहिए। बहुत अच्छे से मैंने आपको ये पढ़ाया था कि भाई दोहा और रोला दोनों को मिलाने से जो छंद बनता है कौन सा होता है? कुंडलिया होता है। तो ऑप्शन बी लगाएंगे हम लोग। निर्लिप्त का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो बताइए, निर्लिप्त का हो जाएगा संलिप्त, तो बी को लगाएंगे हम लोग। आगे बढ़ जाएंगे। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? तो अकाल पीड़ित को अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? अकाल से पीड़ित। और आप जानते हैं अकाल से पीड़ित, और आप जानते हैं जहां पे भी कारक की विभक्तियां आ जाती हैं, जब हम किसी भी सामसिक पद का समास विग्रह करते हैं और विभक्तियां बीच में आ जाती हैं, उसमें कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ भी आपका कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अभ्यास बोधक क्रिया का उदाहरण जो नहीं है वो आपको बताना है। तो यह पढ़ा करता है, ये तो है भाई अभ्यास। यह बोल सकता है, तुम लिखा करते हो, मैं खेला करता हूँ। तो यहाँ जो यह बोल सकता है ये शक्ति बोधक क्रिया का है, ना कि अभ्यास का। बाकी तीनों आपके अभ्यास बोधक के हैं। तो ये तो बहुत इजी होता है, आसान होता है, तो ये हो जाएगा आपसे। इनमें से कौन यण संधि का उदाहरण है? यण संधि का उदाहरण मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, और मैंने आपको क्या समझाया था कि य, व और र, इनके तुरंत पहले, या व और र के तुरंत पहले अगर कोई आधा वर्ण आपको मिले, तो मैंने आपको ये पहचान के लिए बताया था, कोई आधा वर्ण अगर आपको मिले तो ये जो संधि होती है वो आपकी कौन सी हो जाती है? यण संधि। इसमें देखिए व के तुरंत पहले आपको आधा ना मिल रहा है, यहाँ अनु और एषण से आपका अन्वेषण बनता है, और ये आपकी जो संधि है वो कौन सी हो जाएगी? यण संधि। चलिए नेक्स्ट। मृग की तरह नेत्र वाली को क्या कह देंगे भाई? मृग नयनी कह देंगे, जिनके मृग के जैसे नेत्र हैं, आंखें हैं। चलो, मृग नयनी तू क्या जाने, है ना। चलो नेक्स्ट। जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। लोकोक्ति का निम्नलिखित में से सही अर्थ क्या है? काम करने पर उतारू होना, किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, समुद्र में डुबकी लगाना। तो भाई इसका जो अर्थ होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित में से उपसर्ग किसमें है? तो देखिए अभ्युदय लिखा है,
आरोहण लिखा है, मिठास, छतरी या पक्षी लिखा है। तो अभी और उदय से आपका अभ्युदय बनता है, तो अभी उपसर्ग है इसमें, और आरोहण में आ उपसर्ग है, तो इन दोनों में है, यानी ए और बी में है। तो ऐसा कहीं है, हाँ, ऑप्शन सी में हमको मिल जा रहा है कि ए और बी सही है, और यही हमारा सही आंसर है। ए में आपका अभी उपसर्ग है, इसमें आ उपसर्ग है। उपसर्ग यानी जो मूल शब्द के पहले शब्दांश लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई, बताइए। फिर हम लोग देखते हैं राम दौड़ रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। तो हमने आपको बताया है रहा है, रही है, रहे हैं, ये कौन सा रूप है भाई, बताओ। राम दौड़ रहा है। अच्छा, यहाँ हमको ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा भाई। संयुक्त क्रिया लिखा है, सहायक क्रिया लिखा है, और अकर्मक क्रिया लिखा है, और सकर्मक क्रिया। तो हम लोग यहाँ पे प्रश्न सीधे पूछ लेंगे कि हमको कर्म खोजना है, अगर होगा तो ठीक है सकर्मक हो जाएगी, नहीं होगा तो अकर्मक हो जाएगी। तो हम प्रश्न करेंगे राम क्या दौड़ता है, तो क्या आपको कोई प्रश्न, इस प्रश्न का कोई उत्तर मिलता है, नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि जो क्रिया है वो कैसी है, अकर्मक क्रिया। दौड़ना जो क्रिया है वो किस तरह की हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो सी हम लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपके पास प्रश्न है कि यहाँ हर एक आदमी ईमानदार है। भाई क्या किया जा रहा है, गुणों को बताया जा रहा है। अब आपसे पूछ रहा है विशेषण प्रयुक्त हुआ है, कौन सा, तो गुणवाचक, परिमाण, संख्या, परिमाण तो नहीं होगा, संख्या भी नहीं होगा, आदमी की विशेषता बताई जा रही, भाई गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ए लगाएंगे और क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फिर अति शब्द का विलोम आपसे पूछा है, तो इति लिखा है, ऑप्शन बी में उति लिखा है, सी में अल्प लिखा है आपके, और डी में लिखा है ज्यादा। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, अल्प हो जाएगा भाई। अति का अल्प, अति मीन्स ज्यादा, अल्प मीन्स थोड़ा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। अब आप हमको क्या करना है, संधि से मैच कराना है। ठीक है, संधि के प्रकार लिखे और ये उनको उदाहरण लिखे हैं, तो हमको मैच कराना है भाई। तो सबसे पहले मध्वालय में आपकी कौन सी आ जाएगी, तो यण संधि आ जाएगी। क्यों, देखिए व के तुरंत पहले यहाँ पे आधा वर्ण आपको नजर आ गया। सदैव में आप जानते हैं वृद्धि संधि आ जाएगी, आपको आई की मात्रा यहाँ पे दिख गई है ना। गिरीन्द्र में आपकी क्या आ जाएगी, गिरी और इंद्र, है ना। ऐसे आप लोग करके देख लिया करिए। तो ई और ई दोनों में है, यानी कि वृद्धि, इसमें आपकी जो है दीर्घ संधि हो जाएगी गिरीन्द्र में, है ना, सजातीय स्वर है। फिर देवर्षि में आपकी जो आ जाएगी वो गुण संधि आ जाएगी, यानी ए का होना चाहिए थर्ड और बी का होना चाहिए फर्स्ट। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, डी ऑप्शन में आपको मिल जाता है, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम आप जानते हैं संस्कृत से जो शब्द लिए गए हैं तत्सम होते हैं। तो गल्प लिखा है, रात्रि लिखा है, साई लिखा है, आखर लिखा है, तो रात्रि आपका तत्सम हो जाएगा। इसका तद्भव क्या होता है, तो रात होता है। तो बी ऑप्शन हम लोग लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बाणी। इस पद में कौन सा अलंकार है, बताइए, ये आपको बताना है। तो श्लेष लिखा है, अनुप्रास लिखा है, यमक लिखा है, और उपमा लिखा है। ठीक है, तो हम लोगों को ये देखना है भाई, इस जो हमारे पास जो उदाहरण मौजूद है इसमें कौन सा अलंकार प्रमुख रूप से आगे आता है। तो हम जानते हैं कि भाई ये कबीरदास जी की उक्ति है कि माया महाठगनी हम जानी, और त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। तो एक तो इसका माया, मोह माया वाले से अर्थ हो जाता है, दूसरा शक्ति से अर्थ होता है, देवी से अर्थ हो जाता है ना। तो एक ही शब्द में दो दो जो है अर्थ चिपके हुए हों इस तरह का जहाँ पे होता है वहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाता है। तो श्लेष लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सम्मत नहीं है, यानी जो सही नहीं है वो हम लोगों को देखना है। तो क्या क्या लिखा है, सरिता नदी वारिद नद लिखा है, और रात्रि निशा संध्या उषा लिखा है। भाई वारिद तो किसका है, ये तो बादल का है। अगर बात करेंगे सरिता नदी का है, उषा संध्या, रात्रि उषा, उषा किसका है, प्रभात का, यानी सवेरे का है, ये सब रात्रि के हैं। पंकज जलज नीरज, ये तो सही है। दिन प्रभात दोपहर प्रभाकर, मिट्टी धूल रचकण, ठीक है। तो ए और बी यानी यहाँ पे गलत है, मतलब कि ये सम्मत नहीं है, तो ए और बी सही है, ये हमको देखना पड़ेगा। हाँ, तो ये देखिए ए और बी गलत है, ये हमको यहाँ पे मिल गया कि ए और बी यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं, तो ये हम ऑप्शन लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद देखिए मिलान करना है हमको समास से। तो अव्ययी भाव किस में हो जाएगा भाई, प्रतिदिन में हो जाएगा, पहला ही पद आपको अव्यय के रूप में यहाँ पे मिल जाएगा। द्वंद्व समास किस में हो जाएगा, तो सीताराम में हो जाएगा। कर्मधारय किस में हो जाएगा, तो चरण कमल में हो जाएगा, और तत्पुरुष कौन में हो जाएगा, धर्म विमुख में हो जाएगा। इसका हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा धर्म से विमुख। कर्मधारय कहाँ होता है, जहाँ पे
से विशेष और विशेषण का संबंध होता है। चरण कमल बताया जा रहा है, यानी चरणों की जो है तुलना कमल से कर रहे हैं, तो उपमेय उपमान का संबंध या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, वहां पे आपका कौन सा होता है, कर्मधारय। यानी ए का थर्ड और बी का फर्स्ट होना चाहिए भाई, ए का थर्ड बी का फर्स्ट, ए का थर्ड बी का फर्स्ट, हाँ ए का थर्ड बी का फर्स्ट इसी में है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आपको स्त्रीलिंग शब्द इसमें से छांटना है। विवाह लिखा है, रूप लिखा है, जड़ता लिखा है, मुक्त। विवाह होता है, रूप होता है, मुख होता है, जड़ता होती है, यानी सी आपका ऑप्शन स्त्रीलिंग हो जाएगा, जड़ता स्त्रीलिंग हो जाएगी। जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित होता है वह परिमाण बोधक नहीं, उसको गुण बोधक कहते हैं भाई, परिमाण नहीं कहते, यानी ए जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया आपका। ठीक, फिर बढ़ते हैं। चाणक्य बुद्धिमान है में गुणवाचक विशेषण है, सही बात है भाई, उसको बुद्धिमान बताया जा रहा है, गुण बताया जा रहा है, यानी ऑप्शन ए गलत है लेकिन सेकंड वाला सही है, तो ऑप्शन ए गलत है लेकिन ऑप्शन हाँ ये सही है, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से विग्रह शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है, जो विग्रह का अर्थ नहीं दे रहा है वो हमको यहाँ पे देखना है। तो शरीर लिखा है, लड़ाई लिखा है भाई, भीषण लिखा है और देवता की मूर्ति लिखा है, तो हम लोगों को देखना है जिसका विग्रह अर्थ नहीं है वो हमको यहाँ पे चूज करना है। तो शरीर, लड़ाई भी विग्रह होती है भाई, देवता की मूर्ति भी विग्रह होती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी भीषण। फिर नेक्स्ट हमको मिलाना है, आ हमको मिलाना है, तो आ किस में हो जाएगा, आलोचना में। हम लोगों को यहाँ पे अगेन प्रत्यय और वो शब्द वाला देखना है। आस किस में हो जाएगा, तो मिठास में हो जाएगा। आई किस में हो जाएगा, तो मिठाई में हो जाएगा। और अक किस में हो जाएगा, तो भनक में हो जाएगा। यानी ए का होना चाहिए आपका सेकंड और बी का होना चाहिए थर्ड। ए का सेकंड, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, इसमें भी ए का सेकंड और बी का थर्ड है। नेक्स्ट हमको देखना पड़ेगा सी का फोर, सी का फोर इसमें है, इसमें सी का कहाँ गया, इसमें सी का वन है, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। ऐसी बात सदा से होती रही है, वाक्य में कौन सा अव्यय है। अब आप जानते हैं क्रिया विशेषण हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग कई पढ़ते हैं, रीतिवाचक है ना, कालवाचक, ये सब पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कालवाचक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। तो भय हम लोगों को, हाँ ये हम लोगों को रस और उनके स्थायी भावों को मैच कराना है। तो भय किसका हो जाता है, भयानक का हो जाता है। हास किसका हो जाता है, तो हास्य का हो जाता है। उत्साह किसका हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका वीर रस का। उत्साह किसका होता है बेटा, वीर रस का होता है। ठीक है, हास का हास्य, उत्साह वीर रस का हो जाएगा। और वत्सलता किसका होता है, तो वात्सल्य रस का। यानी ए का होना चाहिए फोर, ए का फोर किसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। फिर बी का होना चाहिए थर्ड, बी का थर्ड इसमें भी है और इसमें भी है, बहुत बढ़िया। सी का होना चाहिए सेकंड, तो सी का सेकंड इसमें, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ा जाए भाई। निम्नलिखित में से गति शब्द के संगत अनेकार्थक शब्दों का चयन करना है। तो स्वभाव, चाल, हालत, मोक्ष और जाल, तो किसको हम लोग गति कह सकते हैं, ये हमको देखना है। तो स्वभाव को भाई गति कहते हैं, तुम्हारी गति कैसी है। चाल को भी गति कहते हैं, हालत को भी कहते हैं। डी और ई को नहीं कहते, तो हमको यही देखना है कि किसको कहते हैं, उसको देखना है। तो केवल हो जाएगा ए, बी और सी। नेक्स्ट, अवधि ब्रज दोनों भाषाओं में रचना करने वाले कवि कौन से, ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने दोनों भाषाओं में रचना की। तो हम जानते हैं तुलसीदास जी ऐसे कवि हैं। विनय पत्रिका उनकी देखेंगे ब्रज भाषा में लिखे हैं, रामचरितमानस देखिए अवधि भाषा में लिखे हैं। इसी तरह और भी उनके ग्रंथ हैं जो उन्होंने दो भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में, ठीक है, और कई सारी ऐसे लिखे हैं। तो दोनों भाषाओं पे बहुत अच्छी पकड़ थी तुलसीदास जी की, तो इन्हीं को हम लोग टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। विभावरी शब्द कौन सा शब्द है, तो तद्भव लिखा है, तत्सम लिखा है, देशज लिखा है और मिश्रित लिखा है। तो विभावरी रात के लिए कहा जाता है और यही आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, रात्रि के लिए कहा जाता है, तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे शब्दों के संख्याबोधक विकारी रूप का नाम वचन है। ठीक है, संख्याबोधक विकारी रूप का नाम वचन है। ठीक है, वचन से ही हम संख्या पता करते हैं, एक संख्या है तो एक वचन, उससे ज्यादा है तो बहुवचन। इसके बाद देखेंगे विकारी शब्द में जिस रूप से एक पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। लेकिन नदियां एक वचन का उदाहरण, नदियां एक वचन, यहाँ तक तो सही चीज लिखी थी, लेकिन इसने लिख दिया कि नदियां एक वचन का उदाहरण, जबकि नदियां बहुवचन का उदाहरण होता है। यानी कथन एक हमारा सही हो जाएगा लेकिन दो गलत। तो कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य, यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही
हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, चूहा बिल से बाहर निकला वाक्य में कौन सा कारक है? चूहा बिल से बाहर निकला यानी चूहा बिल से अलग हुआ। अलग हुआ तो से आया है और अलग होने के अर्थ में यानी अपादान कारक हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? तो आधीन लिखा है, कवयित्री लिखा है, नुपुर भगीरथी। तो अधीन होता तब तो ये ठीक था भाई, ये गलत आपका है। अधीन कवयित्री ये सही लिखा है, यानी ऑप्शन बी वाला सही लिखा है। ये देखिए नुपुर यहाँ पे बड़ा होता है, ना में बड़ा ऊ की मात्रा होती है, इसमें भागीरथी में भा बड़ा भा होता है, तो ये गलत लिखे हैं। कवयित्री लेकिन सही लिखा है, तो बी वाला हम लोग लगा के आगे बढ़ेंगे। बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो प आया अगेन प आया अगेन प आया, इसमें स आया अगेन सा आया और सा आया। आप जानते हैं एक ही वर्ण की आवृत्ति जब बार बार हो रही होती है वहां पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो ऑप्शन डी हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे साथ फिर अगला अनुच्छेद आ गया है भाई, इसको हमको पढ़ना है और इससे रिलेटेड प्रश्नों के हमको उत्तर देने हैं। तो वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रकोप महानगरों पर हुआ है, इसका कारण है बढ़ता हुआ औद्योगिकरण। गत 20 वर्षों में भारत के प्रत्येक नगर में कारखानों की जितनी तेजी से वृद्धि हुई है उससे वायुमंडल पर बहुत प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इन कारखानों की चिमनियों से 24 घंटे निकलने वाले धुएं ने सारे वातावरण को विषाक्त बना दिया है। इसके अलावा सड़कों पर चलने वाले वाहनों की संख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि भी वायु प्रदूषण के लिए बुरी तरह उत्तरदायी है। इन वाहनों से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण आज न जाने कितने प्रकार के सांस और फेफड़ों की बीमारियां आम बात हो गई हैं। इधर बढ़ती हुई जनसंख्या, लोगों का काम की तलाश में गांवों से शहर की ओर भागना भी वायु प्रदूषण के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। शहरों की बढ़ती जनसंख्या के लिए आवास की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वृक्षों और वनों को भी निरंतर काटा जा रहा है। वायु प्रदूषण से बचाने वाले कारणों में हमें खोज करनी चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। भाई सारी चीजें बताई हैं कैसे पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है, और लास्ट में इन्होंने उसका समाधान भी दिया है कि कैसे हम जो है चीजों को कंट्रोल में कर सकते हैं, कैसे हम लोग वृक्ष लगा के प्रदूषण से बच सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो प्रश्न हैं वो हम लोग करने वाले हैं। 1 मिनट रुक जाइए। चलिए तो हम लोग देखते हैं फिर से, ये हमने पैरा इसको पढ़ लिया है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उनको हम लोगों को हल करना है। तो चलिए एक एक से हम लोग पढ़ेंगे, और जिसका हम लोग को आंसर तुरंत मिल जाएगा तो अच्छी बात, नहीं मिलेगा तो जाके उसी अपने अनुच्छेद में जाके उसको खोजेंगे। तो देखिए वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रकोप कहाँ हुआ है, ये लिखा है। तो गाँव में लिखा है, शहरों में लिखा है, नगरों में लिखा है, महानगरों में लिखा है। अब हमको जाके उसको खोजना पड़ेगा कि कहाँ हुआ है। देखिए वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रयोग महानगरों पर हुआ है, तो हमको मिल गया आंसर कि महानगरों में। तो महानगर हमको मिल गया ऑप्शन डी में, तो इसको हम लोग लगाएंगे और क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए वाहनों के धुएं से कौन सी गैस निकलती है, तो ऑप्शन ए में कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, ऑप्शन बी में नाइट्रिक ऑक्साइड लिखा है, फिर लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऑप्शन डी में लिखा है ऑक्सीजन। तो देखिए भाई कौन सी निकलती है वाहनों के प्रदूषण से, कौन सी, देखिए वाहनों के धुएं से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड। मिल गया हमको आंसर। इसी तरह से खोजना होता है बेटा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है, तो यानी ऑप्शन सी हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी लगाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और आगे बढ़ जाएंगे। प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है, तो प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण कारण और निवारण और हमारा उत्तरदायित्व। तो हमने देखा कि वायु प्रदूषण के बारे में पहले पूरा बताया गया है कि किस किस चीजों से जो है वायु प्रदूषण फैल रहा है। इसके बाद उसके कुछ समाधान भी बताए गए हैं, किस तरह से करेंगे तो नहीं फैलेगा, यानी कारण निवारण दोनों है। तो ऑप्शन सी के साथ हम यहाँ पे जाएंगे, इसका उचित शीर्षक जिसको हम टाइटल कहते हैं वो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, उत्तरदायी शब्द से क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन ए में लिखा है अनुभवी, ऑप्शन बी में लिखा है जो उत्तर दिशा में जाता है, ऑप्शन सी में लिखा है जिम्मेदार, और ऑप्शन डी में लिखा है जिससे उत्तर ना देना पड़े। तो उत्तरदायी यानी जिम्मेदार होता है, यानी ऑप्शन सी के साथ हम लोग यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और वो क्या है कि वाहन वायु प्रदूषण किस प्रकार करते हैं। तो सांस की बीमारियां फैलाकर, औद्योगिकीकरण से, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ाकर, लोगों के गांव से शहर भागने पर। तो हम जानते हैं कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड, हमने अभी देखा वाहनों से जो धुआं निकलता है उसमें कौन सी गैस आती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसको बढ़ा देते हैं और वायु प्रदूषण हो जाता है।
इसके बाद अगला अनुच्छेद हमारे सामने है कि सांस्कृतिक एकता राष्ट्र। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि अनुच्छेद गद्यांश पद्यांश बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, यहाँ से भर भर के प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं, है ना। तो आप तैयार रहिए बिल्कुल इसको अच्छे से करने के लिए। और ये इस तरह के प्रश्न है ना कि इनमें से आप फुल में फुल मार्क्स लेके आ सकते हैं, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि आपके नंबर कटें, और बहुत आसान है, आपको उसी में से छांटना है और लिख देना है ना। तो यहाँ से भाई कोई गलत मत करके आना, पूरे में से पूरे क्वेश्चन जो है करके आना। चलो तो नेक्स्ट ये हमारे सामने जो दिया है इसको पढ़ते हैं। सांस्कृतिक एकता राष्ट्र की एकात्मकता का प्रमाण है भाई। मानव की जन्मजात अनियंत्रित प्रवृत्तियों पर प्रतिबंध का परिचायक है। व्यक्ति और राष्ट्र की उन्नति का सोपान है क्या? सांस्कृतिक एकता। ठीक है। विश्व के विशाल प्रांगण में व्यक्ति की पहचान का प्रतीक है। सांस्कृतिक एकता का अर्थ है भारत की 2, 3 या 4 धार्मिक वृत्तियों से जुड़ा संस्कृति का मिलन नहीं, ना ही इसका अर्थ एक मिश्रित संस्कृति का उदय है। इसका सीधा अर्थ है हिंदू धर्म में विभिन्न मत मतांतरों के होते हुए भी, खान पान रहन सहन पूजा उपासना में विभेद होते हुए भी विश्व हिंदू सांस्कृतिक दृष्टि से एक सूत्र में बंधा हुआ है, वह एक है। परंपराएं, मान्यताएं, आस्थाएं, जीवन मूल्य इसके क्या है? इस्पाती स्तंभ है भाई, इस्पाती स्तंभ है। भारत विभेदों का समुद्र है, शायद इसलिए इसे उपमहाद्वीप माना जाता है। यहाँ 2.5 कोस पर बोली बदलती है। हम लोग कहते हैं ना भाई 4 कोस पे पानी बदले 2.5 कोस पे बानी, इस तरह से ना। संविधान स्वीकृत 22 भाषाएं आप सभी जानते हैं भाई, 8वीं अनुसूची में भाई 22 भाषाएं हैं। अनेक धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ हैं। परिधान की विविधता, यहाँ इंद्रधनुषी सप्तरंगों के दर्शन होते हैं। परिधान की वही विविधता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग कपड़ों को हम लोग पहनते हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न अच्छा अभी थोड़ा और है। रुचि की विविधता तथा जलवायु की आवश्यकता के अनुसार खान पान में विभिन्नता है भाई। साउथ के लोग मछली चावल खाते हैं, हम लोग रोटी सब्जी दाल भात खाते हैं, है ना। तो विभिन्नता है खान पानों में, पर ये विभिन्नताएं भारतीय संस्कृति की एकता का पोषक ही है, बाधक नहीं। पर्व और त्योहार क्या है? हमारी सांस्कृतिक एकता की आधारशिला है तथा एकात्म दर्शन के साक्षी हैं। देश में पाए जाने वाले अनेक तीर्थ भी हमारी अटूट सांस्कृतिक एकता के प्रमाण है। इस सांस्कृतिक एकता के कारण सृष्टि के आदि से चली आ रही भारतीय संस्कृति आज भी गौरव और गर्व से विश्व के प्रांगण में उन्नत मस्तक किए है। यही कारण है कि हमारी संस्कृति काल के अनेक थपेड़े खाकर भी आज अपने आदि स्वरूप में जीवित है। तो ये था आपका एक अनुच्छेद जो कहीं से उठा के आपको दे दिया गया है, आपने पढ़ा और अब आपको इससे संबंधित प्रश्नों को हल करना है। तो देखते हैं, सांस्कृतिक एकता की आधारशिला है। तो सांस्कृतिक एकता की आधारशिला क्या है? तो अनुशासन और व्यायाम लिखा है, पर्व और त्योहार लिखा है, शिक्षा और संस्कृति लिखा है, परंपरा और आधुनिकता। चलिए भाई, आधारशिला पर्व और त्योहार हमारी सांस्कृतिक एकता की आधारशिला है। यानी पर्व और त्योहार वाले को हमको सही करना पड़ेगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, संविधान में स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? तो हम जानते हैं कि 22 भाषाएं, अभी हमने देखा भी इसमें और हम लोग याद भी ये चीज होगी आपको कि 22 भाषाएं, यानी ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। इसके बाद सांस्कृतिक एकता राष्ट्र की एकता का प्रमाण है। निम्न वाक्य में कौन सा भिन्न है उनका चयन करना है। एक मिश्रित संस्कृति का उदय है, परंपराएं, मान्यताएं, आस्थाएं, जीवन मूल्य के इस्पाती स्तंभ है, ये भी हमने पढ़ा, ये भी सही है। संस्कृति का उदय है, ठीक है। जलवायु की आवश्यकता के अनुसार खान पान में विभिन्नता है, ये भी सही है भाई। यहाँ केवल एक ही धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये बात गलत है ना। तो जो बात गलत है हम लोग उसका चयन कर लेंगे, जो भिन्न है उसका चयन कर लेंगे, तो वो डी ही है। लिखा है कि एक ही धर्म के मानने वाले, ऐसा नहीं है भाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई है ना, बहुत ज्यादा सारे लोग यहाँ पे मिलके रहते हैं। भारतीय शब्द में आपको प्रत्यय बनाना है, तो भारत और बताना है, तो भारत में ई प्रत्यय लगा के हम लोग भारतीय बनाते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। पूछ रहा है कि किसकी विविधता में इंद्रधनुषी सप्तरंगों के दर्शन होते हैं। तो इंद्रधनुषी सप्तरंगों के दर्शन किसके में होते हैं? चलिए पैराग्राफ पे और खोजिए। हाँ देखिए, परिधान की विविधता में यहाँ इंद्रधनुषीय सप्तरंगों, परिधान यानी कपड़ों की, तो परिधान कहीं ऑप्शन मिल रहा है भाई। परिधान की विविधता देखिए ऑप्शन बी में हमको मिल जाएगा। परिधान की विविधता में हमको सप्त रंगों के दर्शन होते हैं धनुषी वाले, तो ऑप्शन बी को हम लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। पद्यांश के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए कि अविगति गति कछु कहत न आवे,
ज्यों गूंगो मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, और परम स्वाद सब ही जो निरंतर अमित तोष उपजावे, और मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, और रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धाबे, और सब बिति अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी ने ये पद लिखे हैं। अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो हमको करने हैं। अब पहला दिया है कि प्रस्तुत पद के कवि कौन है, और देखिए आपको यही मिल गया कि सूर सगुन पद गावे सूरदास जी हैं। सूरदास जी हैं तो पहले ही आप ऑप्शन बी को ऐसे इस तरह से टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अविगत से कवि का आशय है साकार ब्रह्म से, राम से, कृष्ण से और निराकार ब्रह्म से आपको बताना है। तो अविगत किसको कहा गया है ये हमको देखना है, बताइए तो किसको कहा गया है भाई, तो निराकार ब्रह्म को कहा गया है कि अवगति गति कछु कहत ना आवे, है ना। तो निराकार ब्रह्म को यहाँ कहा गया है। तो आगे बढ़ेंगे। प्रस्तुत पद की भाषा क्या है ये आपको बताना है ना। तो बुंदेली लिखा है, मैथिली, ब्रिज भाषा, अवधि। सूरदास जी किसमें कविता लिखते थे, किसमें उनके सारे पद हैं, तो ब्रिज भाषा में है भाई, तो ब्रिज भाषा को लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। निरालंब का अर्थ क्या है, बिना किसी सहारे के दूसरों पर आश्रित होना, पर्वत पर चढ़ना, दूसरों पर आरोप लगाना। तो आलंब आप जानते हैं भाई, आलंबन यानी कोई सहारा कोई ना कोई, लेकिन निरालंब की जब बात करेंगे यानी बिना सहारे के ही हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे जो है वो सही माना जाएगा। इसके बाद हम आ जाएंगे जो इंद्रियों से ना जाना जा सके, इसके लिए एक शब्द, तो जितेंद्रिय लिखा है, बहुज्ञ लिखा है, अगोचर लिखा है। जितेंद्रिय कौन होता है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, कंट्रोल कर लिया हो। लेकिन यहाँ लिखा है कि जो इंद्रियों से ना जाना जा सके उसको हम क्या कहते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। मन वाणी को अगम अगोचर, जिसको ना मन से जाना जा सकता है ना वाणी यानी बोलने वचनों से ही जाना जा सकता है, वो अगोचर है, उसको नहीं जान सकते हैं इंद्रियों से, तो वो अगोचर यानी सी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं आपकी परीक्षा में। तो बने रहिए मालवी एकेडमी के साथ। बहुत सारी शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए, और मिलते हैं आपसे और क्वेश्चंस को लेके। तो ये टॉप 100 क्वेश्चन थे आपके। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।